नमस्कार दोस्तों, एमसीक्यू गुरुजी में आपका स्वागत है। तो आज हम देखने वाले हैं थर्मोडायनेमिक्स के 10 इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू। तो इसमें पहला क्वेश्चन हमारा है, द सिस्टम दैट डज नॉट अलाउ द हीट टू पास थ्रू इट्स बाउंड्री बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग्स इज कॉल्ड। तो आपको बताना है हीट किस में पास नहीं होती है। तो आपको पता है ओपन सिस्टम में भी होती है, क्लोज में भी होती है। आइसोथर्मल की तो यहाँ पे बात आएगी नहीं, और एडियाबैटिक में हीट पास नहीं होती है। आपको एग्जांपल ही बताया था जैसे कि थर्मस में। ठीक, तो देखेंगे अगला क्वेश्चन। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का? बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, एडियाबैटिक। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, विच वन इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो आपको बताना है कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कौन सी है इनमें से। ठीक, इंटेंसिव और एक्सटेंसिव वे हमारे कुछ एग्जाम्पल थे जहाँ पे हमने बात भी करी हुई थी। तो यहाँ पे डायरेक्ट ऑप्शन आपको समझ में आ रहा होगा कि हीट के या फिर हमारे जो एनर्जी के टर्म्स हैं, अगर उन पे मोलर ना लगा हो तो सारे के सारे क्या होते हैं? एक्सटेंसिव होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, एंथैल्पी। ठीक, देखेंगे अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, द वर्क डन इन केस ऑफ आइसोथर्मल फ्री एक्सपांशन इज। तो आपको बताना है आइसोथर्मल फ्री एक्सपेंशन में हमारा वर्क डन क्या होता है। तो जिसको पता होगा उसने खैर ये क्वेश्चन करे भी होंगे। तो ज़ीरो होता है यहाँ पे। तो मैं आपको आंसर बता दूँ, इसका अपना एक कॉन्सेप्ट है, जिसने पढ़ा होगा उसको आंसर भी पता होगा, नहीं तो आप डायरेक्टली एमसीक्यू को याद रख सकते हैं। देखेंगे अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, विच वन इज़ इनकरेक्ट फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। तो आपको ये बात पता है कि डेल्टा एच डेल्टा जी तो नेगेटिव हो सकते हैं, लेकिन एंट्रोपी कभी नेगेटिव नहीं हो सकती है। अगर एंट्रोपी नेगेटिव हो गई तो कोई भी प्रोसेस पॉसिबल नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, डेल्टा एस इज लेस देन जीरो। यानी ये इनकरेक्ट होगा, क्योंकि डेल्टा एस हमेशा क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 का बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, डेल्टा एस इज लेस देन जीरो। देखेंगे अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, मेयर रिलेशन। तो ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, खैर आपने सॉल्व भी किया होगा इसको। तो सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ये सबको याद होता है, पर मैंने यहाँ पे ऐड करके रखा हुआ है, इंपॉर्टेंट है, आता रहता है कई बार। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 5 का ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर। देखेंगे अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, द एंथैल्पी change which occurs when 1 mole of an ionic compound dissociates into its ions in gaseous state called। तो आपको बताना है कि हमारे जो कोई आयनिक कंपाउंड है उसको क्या करना है? डिसोसिएट करना है उसके गैसियस आयंस में। तो वो एनर्जी कौन सी होती है? तो वो तो हमारी होती है आयनाइजेशन एंथैल्पी। लेकिन आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑप्शन में तो है नहीं, तो हम कैसे समझेंगे? तो आपको ये बात पता होगी, जो आयनाइजेशन एंथैल्पी हमारी होती है वो किसके इक्वल होती है? लेटिस एंथैल्पी के इक्वल। लेटिस जो हमारी एंथैल्पी होती है उसके इक्वल होती है बिल्कुल। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, लेटिस एंथैल्पी। इस बात को ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन कई बार आता रहता है। देखेंगे अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है, विच इक्वेशन इंडिकेट्स द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको कई बार देखने को मिलते रहते हैं कि हमें स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बताना पड़ता है कि एग्जैक्ट इक्वेशन कौन सी होनी चाहिए। तो इसको समझने का इजी तरीका आपको मैं भी बता देता हूँ। पहली बात तो फॉर्मेशन अगर लिखा हो तो आपको पहले प्रोडक्ट देखना है। प्रोडक्ट केवल 1 मोल होना चाहिए। 1 मोल अगर प्रोडक्ट होना चाहिए तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ए ऑप्शन और सी ऑप्शन तो गलत हो जाएंगे फिर, क्योंकि उनमें तो 2-2 मोल बन रहे हैं प्रोडक्ट। तो अब देखेंगे बी और डी ऑप्शन। तो बी और डी ऑप्शन में आप देखोगे तो इसमें जो बैलेंस इक्वेशन है वो बी वाली है। तो बी ऑप्शन हमारा तो बिल्कुल करेक्ट है, H2 + ½ O2 इज इक्वल टू H2O। डी ऑप्शन कैसे गलत है? एक तो डी वाला बैलेंस नहीं है, और दूसरा डी वाले में क्या दिक्कत है कि जो हमारा कार्बन है, कार्बन ग्रेफाइट होना चाहिए, और यहाँ पे कुछ दिया नहीं है, क्योंकि कार्बन डायमंड और ग्रेफाइट दोनों में से कुछ भी हो सकता है, लेकिन एग्जैक्ट जो हमारा है वो कार्बन ग्रेफाइट होना चाहिए। ठीक, तो इसमें जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का बी ऑप्शन है, H2 + ½ O2 इज इक्वल टू H2O, ये बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। देखेंगे अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है,
गिव्स फ्री एनर्जी फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। तो आपको बताना है स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए हमारी गिब्स फ्री एनर्जी क्या होती है। तो अभी हम इससे पहले भी एक क्वेश्चन कर चुके हैं, जो हमारा डेल्टा जी है वो माइनस होना चाहिए था वगैरह, हम ऐसे भी करते हैं। तो हमें पता है इसकी डायरेक्ट क्वेश्चन कौन सी होती है, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। देखेंगे 9वां क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है, इफ़ एनी सिस्टम रिलीजेस -4 किलोजूल हीट एंड वर्क डन इज 0 देन इंटरनल एनर्जी चेंजेस। तो बस ये हमारा जो थर्मोडी का फर्स्ट लॉ है, क्या होता है फर्स्ट लॉ, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। तो बस आपको क्यू और डब्ल्यू की वैल्यू रखनी है, डब्ल्यू तो हमारा 0 हो जाएगा, क्यू की वैल्यू आपको दी हुई है। लेकिन इस बात को ध्यान रखेंगे, ऑलवेज इस टाइप के क्वेश्चन करते टाइम आपको साइन कन्वेंशन को याद रखना है कि कौन सा प्लस होना चाहिए कौन सा माइनस होना चाहिए। ठीक हो गया। तो यहाँ पे आप सॉल्व कर लेंगे तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आएगा आपका -4 kJ ही इसका आंसर आने वाला होगा। लेकिन आप ऑप्शन देखोगे तो आपको -4 kJ तो ऑप्शन में दिखेगा नहीं, तो यहाँ पे -4000 जूल जरूर लिखा हुआ है, तो वो ऑप्शन आपका सही होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, -4000 जूल, या इसी को आप -4 किलो जूल भी कह सकते हो, यहाँ पे जूल में दिया गया है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 9 का सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप ज़रूर से इस क्वेश्चन में साइन कन्वेंशन को ध्यान रखेंगे, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू में। देखेंगे अगला क्वेश्चन। अब जो 10वां क्वेश्चन है, इसके बाद एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में रहने वाला है, उसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है, विच वन इज स्टेट फंक्शन। तो आपको इनमें से स्टेट फंक्शन बताना है कौन सा है। तो देखेंगे जो हमारा स्टेट फंक्शन के लिए है, आपको पता है W आइसोथर्मल और जो Q होता है वो हमारे पाथ फंक्शन होते हैं, और बाकी सारे के सारे स्टेट फंक्शन। तो ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, W एडियाबैटिक जो हमारा है वो क्या हो जाएगा, स्टेट फंक्शन हो जाएगा। तो अब आपके लिए एक लास्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 10 का ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। देखेंगे आखिरी क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के लिए क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, जो आपने आंसर कमेंट सेक्शन में देना है, इन विच केस एंट्रोपी डिक्रीजेस। तो आपके लिए ऑप्शन नीचे दिए गए हैं, इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि एंट्रोपी डिक्रीज जो है वो कौन से केस में होगी। तो आज के लिए इतना ही, और इसी टाइप के क्वेश्चन के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।